हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलेस्टियल ट्यूटर्स। आप में से बहुत से बच्चे मैथ का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और अभी कुछ बच्चों का रहता भी होगा। तो जिन बच्चों का अभी मैथ का एग्ज़ाम रहता है उनके लिए इस वीडियो में मैं एक और सैम्पल पेपर लेके आई हूँ। दिस इज़ द पास्ट एग्ज़ाम ऑफ DPS स्कूल। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आई होप कि एवरी वन ऑफ यू कैन ईजिली स्कोर बिटवीन 70 एंड 80। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। MCQ बेस्ड सेक्शन है ये। फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स। राइट, हमें 5 नंबर्स दिए हैं, इनका मीन हमें फाइंड करना है। आई होप कि आप सबको मीन पता होगा। मीन को हम एवरेज वैल्यू भी कह देते हैं। तो किसी भी वैल्यूज का मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए उन सबको हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। जब हम इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो x जो है यहाँ पर 5 टाइम्स है, तो हमें मिलता है 5x प्लस इन सभी नंबर्स को ऐड करके वी गेट 90 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। बहुत से बच्चे आप मिस्टेक करते हैं कि 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और आंसर आया x प्लस 90, बट दिस इज रॉन्ग। द राइट वे इज कि आप इसमें से 5 कॉमन लें और देन वी कैन कैंसिल दोज 5 एंड वी गेट द आंसर एज x प्लस 18। So first option is the right answer. Second one, the degree of constant polynomial. Constant polynomial क्या होता है? जैसे जिसमें सिर्फ constant है, कोई variable नहीं है। For example 5, fx equals 5. This is a constant polynomial. अब 5 के साथ कोई variable नहीं है तो हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 is also 1। तो यहाँ इसकी डिग्री क्या हो गई? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। थर्ड है 0.34 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत इजी है, आप x को 3 पुट कर देंगे, y को 4 पुट कर देंगे एंड सॉल्व इट फॉर k। जब आप इसको k के लिए सॉल्व करेंगे यू विल गेट द k वैल्यू एज 5/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। हमें चेक करना है कि इस इक्वेशन पे कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा। तो हमने 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करके देखना है। जिस पॉइंट को पुट करने के बाद हमें लेफ्ट और राइट साइड सेम नहीं मिलती, वो पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई नहीं करेगा। तो जब आप इस लास्ट पॉइंट को पुट करोगे इस इक्वेशन में, y को 7 पुट करोगे, x को 3, तो यू विल गेट 7 इक्वल्स 3 2 6 प्लस 3 9, 7 इक्वल्स 9 विच इज़ नॉट राइट। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो इस पे लाई नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा पॉस्टुलेट यूक्लिड ज्योमेट्री का नहीं है। तो आई होप आप सबको ये पता ही है, सी ऑप्शन जो है वो इसका पॉस्टुलेट नहीं है। नेक्स्ट में हमें एक फिगर दी गई है। ये जो एंगल है दिस इज गिवन 40 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड एंगल x। ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सर्कल थ्योरम का। कि ये देखिए यहाँ पर आर्क AB जो है ये एंगल बना रही है सरकमफेरेंस पे 40 डिग्री का। तो जो सेंटर पे एंगल होता है वो क्या होता है? इसका डबल, राइट। तो ये एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। और हमें एंगल फाइंड करना है ये वाला x, एंगल x। तो ये देखो, अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB में हमें ये कौन सी ट्रायंगल मिलती है? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि जो दोनों साइड्स हैं OA एंड OB, ये दोनों इस सर्कल के रेडियस हैं, राइट। तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी और इसका मतलब ये दोनों बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम इनको ले सकते हैं x प्लस x प्लस 80 यूजिंग ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी। 2x इज इक्वल टू 100 और x हमें क्या मिला? 50। तो ये दोनों जो बेस एंगल्स हैं दैट वुड बी 50-50 ईच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ABCD एक ट्रिपेजियम दी गई है जिसमें AB एंड DC साइड्स जो है पैरेलल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटर है कि हम इसको ड्रॉ कर लें। AB साइड इज गिवन 12 और MN जो है वो मिड पॉइंट्स हैं AD और BC के मिड पॉइंट्स हैं MN। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज 14, ये हमें 14 गिवन है। हमें फाइंड करनी है कि DC कितनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। उसके लिए हम AC डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब देखो बच्चों, ABC ये हमें एक ट्रायंगल मिल गई। N इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड और जो MN साइड है वो AB के पैरेलल भी होगी।
तो यहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम ON विल बी हाफ ऑफ AB। तो अगर AB 12 है तो ON कितनी मिलेगी? 6। हमें टोटल MN दी गई थी 14, उसमें से हम ON 6 निकाल दें तो ये हमारे पास बचती है 8, राइट। अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ADC, अगेन इसमें भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो MO विल बी हाफ ऑफ DC, या हम इसको कह सकते हैं कि DC विल बी डबल ऑफ OM। तो OM हमें कितनी मिली थी? 8, तो DC जो है वो OM की डबल होगी, दैट मीन्स ये होगी 16। तो आंसर हमें क्या मिला? 16, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक इक्वेशन दी गई है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो बच्चों, हम इनकी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं यूजिंग रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। सेम बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 1 + x - x इज इक्वल टू 96। ये 1 और -1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। तो 4x हमने कॉमन लिया और यहाँ हमें क्या मिला? 4 - 1 इज इक्वल टू 96। 4x इंटू 3 इज इक्वल टू 96। इस 3 से हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को हम सेम बेस की फॉर्म में लिखेंगे। 4 को भी हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और 32 को भी। तो same bases get cancelled from each side, so 2x equals 5. We can equate the powers and get 5/2. 2 into x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? 5/5/2। 5 की पावर 5/2 को हम ब्रेक कर लेते हैं। पावर को ब्रेक कैसे करेंगे? 2 + 1 हाफ। अब 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1/2। 5 स्क्वायर जो है दैट इज 25 और 5 की पावर 1/2 को हम √5 लिख सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों, आई वुड सजेस्ट यू कि इस तरह का कोई अननोन सा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो आप इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके यू बेटर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगले क्वेश्चन सॉल्व करो एंड इन केस यू आर लेफ्ट विथ सम टाइम एट द एंड, तो तब आप इसको सॉल्व करो। आपको इस क्वेश्चन को लीस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा है और मार्क्स सिर्फ एक ही है। तो बेटर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेटर एट द एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 तो इजी है बड़ा। पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3। ऑर्डिनेट मतलब y वैल्यू है 3 एंड लाई ऑन द y एक्सिस। तो जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करते हैं वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? 0, y। तो ये क्या होगा? 0, 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है ABCD। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ DAC इज 32 डिग्री, ये जो एंगल है दिस इज 32 एंड AOB इज 70, ये जो एंगल है दिस इज 70, देन फाइंड DBC। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट। अब देखो बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, राइट, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। क्योंकि ये जो लाइंस हैं DA इज पैरेलल टू BC और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर हम किसी तरह से एंगल ADB फाइंड कर लेते हैं, ये वाला एंगल, तो हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल AOD, इसमें देखो बच्चों, एक एंगल हमें पता है 32 का है। दूसरा, क्या हम ये सेंट्रल एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है और वन एंगल इज 70, तो अदर एंगल वुड बी 180 - 70, क्योंकि लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे, हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा विच इज 110। अब इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स मिल गए 32 एंड 110। तो तीसरा एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी। 32 + 110 + x = 180। अब आप इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट 38। सो आंसर इज ऑप्शन बी 38। नेक्स्ट में है द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज। इसका तो सीधा सा आंसर है रेक्टेंगल।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और इसके जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे तो हमें एक रेक्टेंगल मिलती है, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे, तो ये जो कॉर्नर एंगल्स हैं हमें ये भी 90 के मिल जाएंगे, राइट। तो चारों एंगल्स कॉर्नर एंगल्स 90 के हो गए एंड दिस साइड इज पैरेलल टू डायगोनल एंड हाफ ऑफ इट, अगेन दिस साइड इज पैरेलल टू डायगोनल एंड हाफ ऑफ इट, तो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी। इसी तरह से ये जो साइड है ये दूसरे डायगोनल के पैरेलल है और इसका हाफ होगी, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी विच इज पैरेलल टू डायगोनल BD, और ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई इसके। And we know that a parallelogram with a 90-degree angle is rectangle. For the next problem, we are given isosceles triangle. इसमें हमें कुछ भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये हमें गिवन है 50 ऑलरेडी, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। एंगल BAC इक्वल्स 50 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 किसकी पावर होती है? 2 की पावर 5। -7 की पावर 0 क्या होगी? 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो दैट इज इक्वल टू 1, प्लस जो 64 है वो किसका स्क्वायर है? 8 स्क्वायर, तो हम ये पावर्स क्रॉस कैंसिल कर देंगे एंड वी गेट 2 + 1 + 8, तो आंसर क्या आया? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सर्कल थ्योरम्स का यूज करेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब देखो बच्चों, चाहे आप ये देख लो कि आर्क BC जो है वो दो एंगल्स बना रही है, एक पॉइंट A पे और एक T पे, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये अगर x है तो ये भी x होगा। इसी तरह से अगर आप इसको ऐसे देखो कि आर्क AD एंगल्स बना रही है एक पॉइंट C पे और एक पॉइंट B पे, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये अगर y है तो ये भी y होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x + y। अब हम किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल BDP। इसमें अब देखो बच्चों, ये है राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये यहाँ हमें दिया है ये 90 का एंगल है, तो ये भी एंगल 90 का होगा, राइट। ये बन गई राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, ये है x और ये है y, तो x और y का सम भी कितना होगा? 180 - 90 90, तो x + y भी कितना होगा? 90। ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। 8 को हम लिख सकते हैं 2³ × 2⁴। ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2⁹ × 2⁴। अब यहाँ पर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 9 + 4 = 2⁻13, तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। बच्चों आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो रही हैं, 9 + 4 कर रहे हैं, बट यहाँ पर सेम बेस था बट पावर्स जो थी वो एक ब्रैकेट के अंदर थी और एक बाहर थी। तो जब भी ऐसा होता है कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक बाहर, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट्स वाई 3 × 3 gives you 9, so it is 2⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr² इज इक्वल टू हम रखेंगे 4158। अब यहाँ से हम r² निकालेंगे, 4158 डिवाइडेड बाय 3 × पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 441। आर आपके पास क्या आ गया? 441 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 21। अब बच्चों आपने जल्दबाजी में 21 को मार्क नहीं करना, इसने डायमीटर पूछा है, राइट। रेडियस नहीं पूछा, डायमीटर पूछा, तो डायमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस विच इज 42। तो आंसर इज ऑप्शन D 42। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करनी है व्हेन x = 2। तो हमें x को 2 पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यू विल गेट द आंसर एज 10। यहाँ ऑप्शंस में 10 नहीं गिवन है, सो दिस इज द मिस्टेक हियर। तो बट इसका आंसर क्या होगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन।
assertion क्या है, if the diagonals of a parallelogram ABCD are equal then angle ABC is 90 degree. ये जो corner angle है that is 90 degree. This is true. अगर किसी parallelogram के diagonals equal होते हैं तो उसका corner angle 90 का होगा. Next reason is कि if diagonal of a parallelogram are equal then it is a rectangle. ये भी ठीक है क्योंकि जो diagonals होते हैं parallelogram के वो अगर इक्वल हैं तो देन इट इज इधर रेक्टेंगल और स्क्वायर. स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों के ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट असर्शन इज 5 इज अ रैशनल नंबर. रीजन क्या दिया है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. 5 इज अ रैशनल नंबर, ये तो करेक्ट है, बट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ये ट्रू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप स्क्वायर रूट लिखो 16 का तो ये क्या होगा? इक्वल्स टू 4. अब ये पॉजिटिव इंटीजर है 16, इसका स्क्वायर रूट तो 4 आता है विच इज नॉट इरेशनल, तो ये हो गया फॉल्स. दैट मीन्स के इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. Next, we are moving on to section B and each question of this section carry 2 marks. Second question में है find the value of x in the given figure. इस question में ये जो triangle है, triangle ABC, this is based in semicircle और इसका जो base है that is the diameter of the circle. तो जब भी ऐसी triangle जिसका base diameter of the circle होता है उसका ये जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो एंगल सी हो गया यहाँ पर 90 डिग्री. अब आप ध्यान से देखो कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल के अंदर बनी है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. तो एंगल B एंड एंगल D का सम कितना होगा? 180. D हमारे पास ऑलरेडी है 120, तो B कितना आएगा? 180 माइनस 120 60, राइट? अब आप ABC राइट ट्राइंगल ले सकते हो. ट्राइंगल ABC में यू कैन इजीली फाइंड द मिसिंग एंगल X यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स. 180 में से हम 90 और 60 को माइनस कर देंगे. दैट गिव्स यू आंसर एज 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रैशनलाइजेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होता है दैट इज ऑलवेज देयर इन एवरी एग्जाम. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग रैशनलाइजेशन. इसमें हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 3√2 प्लस 2√3, राइट? हमें ये आंसर मिलेगा और इसको आप कंपेयर करेंगे द गिवन एक्सप्रेशन से 3√2 माइनस a√3. आप जब इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट तो सेम ही हो गया. तो आप 2√3 इज इक्वल टू माइनस a√3 को पुट करेंगे. स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाता है दोनों साइड से, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली? -2. The next question we are given that AC equals BD. This part AC is equal to BD. इसमें देखो कि कॉमन पार्ट क्या है? BC इज कॉमन, राइट? ये जो पार्ट है दिस इज कॉमन टू बोथ द साइड्स. हम क्या करेंगे? दोनों साइड से हम BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. AC माइनस BC इक्वल्स BD माइनस BC. AC में से BC माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? AB इज इक्वल टू BD में से BC माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? CD. यही हमें प्रूव करना था दैट AB इक्वल्स CD. तो यहाँ हमने कौन सी एक्सिम अप्लाई की है? दैट इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 2 सिलेंडर्स का रेडियस दिया गया है, उसका रेशो दिया गया है और हमें उनके वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना है. तो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? हम दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स का रेशो ले लेते हैं V1 ओवर V2. इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट? पाई R1 स्क्वायर एच ओवर पाई R2 स्क्वायर एच. क्योंकि हाइट जो है वो सेम है, दोनों सिलेंडर्स की हाइट सेम है तो दोनों को हमने एच पुट किया है. रेडियस डिफरेंस है उसको हमने R1 R2 ले लिया है, राइट? तो पाइज एंड एच दोनों कैंसिल हो जाते हैं. R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर. R1 हमारे पास क्या है? 4.
4 स्क्वायर ओवर R2 इज 5 स्क्वायर, तो कितना मिला 16/25. दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, 16:25. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है. इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपने इस साइन चार्ट की हेल्प से देना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइंस पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स वाई नेगेटिव होते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव. तो इस साइन चार्ट की हेल्प से आपने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देना है. आई होप कि ये क्वेश्चन सबके लिए ही बड़ा इजी होता है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन सी. ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स. इस क्वेश्चन में हमें 3 साइड्स का रेशियो दिया गया है एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवन. यहाँ से हम इसका कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है 10. अब x की वैल्यू को तीनों साइड्स में पुट करके हमें तीनों साइड्स की वैल्यूज मिल जाएंगी 140, 200 एंड 250. ये हमारे पास आ गई 3 साइड्स A, B, C. और अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को यूज करके हमारे पास एरिया आ जाएगा एंड देन वी मल्टीप्लाई द एरिया विद 8 to get the cost of harvesting. Next question is based on histogram. अब बच्चों आपने ध्यान से देखना है कि क्या जो width है वो सेम है हर इंटरवल की. हम हर एक इंटरवल की width लिख लेते हैं. This is the current width. ये जो है हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई है. यहाँ हम एक और कॉलम बनाएंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज का. हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो विड्थ है वो सभी इंटरवल्स की सेम नहीं है, तो हम उन विड्थ के अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करेंगे. इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ओवर करंट इंटरवल इनटू फ्रीक्वेंसीज. अब यहाँ स्मॉलेस्ट इंटरवल क्या है? जो स्मॉलेस्ट विड्थ है दैट इज 10. तो हम करेंगे 10 बाय करंट विड्थ भी 10 है इनटू फ्रीक्वेंसीज क्या है 10. तो ये कट के हमारे पास 10 आ जाता है. नेक्स्ट के लिए भी स्मॉलेस्ट विड्थ है 10 एंड करंट विड्थ भी 10 है इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है 20. तो ये कट के 20 आ गया हमारे पास. नेक्स्ट के लिए भी सेम ही आएगा, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि करंट इंटरवल और द स्मॉलेस्ट इंटरवल है दोनों सेम है, तो फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होंगी. नेक्स्ट के लिए भी जो विड्थ है इंटरवल की दैट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट इंटरवल, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा 15. नेक्स्ट में चेंज आएगा क्योंकि जो विड्थ है दैट इज 30. तो स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी है 10 ओवर द करंट विड्थ इज 30 इनटू द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी है 30 से 30 क्रॉस हो गया तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मिली 10. तो सिर्फ इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो एडजस्ट करनी पड़ी अकॉर्डिंग टू द विड्थ. बाकी देखिए सब में फ्रीक्वेंसी सेम ही रही 10 10 20 20 10 10 15 15. लास्ट इंटरवल में देखो कि हमारे पास विड्थ जो है करंट विड्थ दैट इज 30. तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट इंटरवल कितना है 10 ओवर करंट इंटरवल इज 30 इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है 40. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट 40 ओवर 30 विच इज इक्वल्स टू 13.3. 13.3 को हम अप्रॉक्सीमेटली 13 ही ले लेंगे क्योंकि डेसिमल को हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट हम एक्स वाई एक्सिस पे स्केल ड्रॉ करेंगे. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम इंटरवल्स लेते हैं, तो ये इंटरवल्स जा रहे हैं हमारे 0 से लेके 100 तक. 10-10 के गैप में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे अप टू 100. और फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पे हम हमेशा फ्रीक्वेंसीज लेते हैं विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आपने एक्स एंड वाई एक्सिस को लेबल भी करना है कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप क्या ले रहे हो वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप क्या ले रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आपने यहाँ लेबल कर देना है. वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने स्केल क्या लेना है वो आपने देखना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग. अब देखो बच्चों एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है. मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या है 10 और मैक्सिमम क्या है 20. तो 10 से लेके 20 तक ही है, कोई बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है. तो हम इसमें 5 का स्केल यूज़ कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी शेप मिल जाए. और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बार्स बनाएंगे. हिस्टोग्राम में आपने ध्यान रखना है कि कभी बार्स के बीच में गैप नहीं आता. जैसे फर्स्ट बार जो बनेगी
0 से 10 के इंटरवल के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। तो 0 से 10 का बार ऐसे बनेगा। देन 10 to 20 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। देन 20 to 30 के लिए हमारे पास एडजस्टेड न्यू फ्रीक्वेंसी है 10। तो बच्चों इस तरह से आपने बाकी के बार्स भी बना देने हैं एंड दिस विल गिव यू द हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अब इसके जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी ले लेते हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। इसको हम पॉइंट ओ ले लेते हैं। यहाँ हम यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं और ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, राइट? तो इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए और बी का सम 180 है तो इनके हाफ जब हम लेंगे a/2 प्लस b/2 तो इनका सम भी कितना हो जाएगा? हाफ। तो ये हमें कितना मिला? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल OAB प्लस एंगल OBA is equal to 90 degree, and we know that in any triangle if sum of two angles is 90 degree then third angle will automatically be 90 degree using angle sum property of a triangle. Therefore angle AOB equals 90 degree using the angle sum property of a triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट 25 हो जाता है 5 ओवर 64 होता है 4 का क्यूब। तो ये क्यूब से पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा 4। सबसे पहले हमें इसकी जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है। तो किसी भी फ्रैक्शन की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उस फ्रैक्शन को फ्लिप कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 625 ओवर 256 रेज टू पावर 1/4। ये पॉजिटिव हो गई। प्लस अब इसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1/64 रेज टू पावर -2/3। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, चेंज हो जाती। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 5/4 प्लस 625 किसकी पावर 4 होता है? 5 की। और 256 किसकी पावर 4 होता है? 4 की। तो इसको हम लिख लेते हैं 5/4 होल पावर 4 और बाहर हमारे पास ऑलरेडी 1/4 है। प्लस अब यहाँ भी हम वही करेंगे कि इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को फ्लिप कर देंगे। 1/64 क्या हो जाएगा? 64/1 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पावर्स कैंसिल हो जाती हैं तो यहाँ भी हमें 5/4 मिलता है। प्लस 64 किसकी पावर क्यूब होता है? 4 की। तो 4 क्यूब से क्यूबिक पावर कैंसिल हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विथ 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16। तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे तीनों टर्म्स को। यहाँ से हमें मिलेगा 10/4 प्लस 16 और इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में it asks for what value of c the linear equation 2x plus cy equals 8 has equal values of x and y। तो ये पूछ रहा है कि इसके सॉल्यूशन में x y की वैल्यू सेम कब होंगी। इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन में जो x और y की वैल्यूज हैं वो सेम होंगी, जैसे 2,2 या 3,3 लाइक दैट। देखो बच्चों, राइट साइड पे हमारे पास है 8 और यहाँ हम अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 4। तो 4 में हम क्या ऐड करेंगे कि 8 मिले, 4 + 4 = 8। तो इसका मतलब जो सी वाई है इसकी वैल्यू भी इसकी जगह पे भी हमें 4 मिलना चाहिए और इसकी जगह पे 4 कब मिलेगा? जब हम c को 2 पुट करेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2x + 2y = 8 लिख देते हैं तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा? हमें सॉल्यूशन मिलेगा 2,2। तो इसका आंसर क्या होगा? c = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दी गई हैं हैविंग अ कॉमन बेस। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी और इन दोनों ट्रायंगल्स का ये कॉमन बेस है। इसको हम ए बी ले लेते हैं।
ऐसी लाइन जो इन वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है, मतलब सी और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल्स। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है सी डी, ये ए बी बेस को 90 पे बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, जो ये एंगल है दैट इज 90 डिग्री, और ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगी। तो इसके लिए हम पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ए डी सी एंड डी बी सी। हम पहले ए ओ डी और डी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉइंट मिल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के, थर्ड पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो थर्ड पॉइंट हमें चाहिए कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हों। इसके लिए हमें जो ये लार्जर ट्रायंगल्स हैं, बड़ी ट्रायंगल्स हैं, ए डी सी और बी डी सी, इनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तीसरी साइड कौन सी है, DC इक्वल्स DC, कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय SSS क्राइटेरिया। एंड बाय CPCT हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO। दिस इंप्लाइज एंगल ADO इक्वल्स टू एंगल BDO। और जब हमें ये दो एंगल्स इक्वल मिल गए, अब हम ट्रायंगल्स AOD और BOD को कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। ये AD साइड इक्वल्स टू BD, राइट। DO कॉमन हो गई एंड एंगल ADO इज इक्वल टू BDO। तो बाय SAS क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स बिकम्स कॉन्ग्रुएंट, राइट। यहाँ से हमें मिल जाएंगे ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDO। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCT वी कैन राइट दैट AO इज इक्वल टू OB, right? We get OA is equal to OB. This means कि this is the bisector. एंड अब 90-90 एंगल्स को भी प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे कि दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाय CPCT। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD। तो दोनों को हम XX एज्यूम कर लेते हैं और ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, इनका सम होगा 180। यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी 90। दैट मीन्स कि ये जो एंगल है वो 90 का है। तो दिस लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस बाइसेक्ट द बेस एट right angles, and this proves. Next we move to section D and each question carry 5 marks. Question number 13, if each side of a triangle is double then find the ratio of new triangle and the given triangle. तो हम सबसे पहले जो ओल्ड ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो क्योंकि साइड्स की बात हो रही है तो हम हेरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हेरेंस फॉर्मूला में S क्या होता है, A + B + C पाई 2, राइट। और उसके बाद एरिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं न्यू ट्रायंगल की। ईच साइड गेट डबल्ड, तो तीनों साइड्स जो हैं वो ट्वाइस हो जाती हैं। अब हम यहाँ नई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो S को हम S' लिख लेते हैं और जो साइड्स हैं वो हो जाती हैं डबल, 2A + 2B + 2C डिवाइड बाई 2। और हम इन सब में से 2 कॉमन लेके उसको कैंसिल कर सकते हैं एंड वी गेट A + B + C। तो S' जो आ गया वो हमारे पास A + B + C, और जो कि एक्चुअली क्या है, यहाँ से अगर हम A + B + C निकालें तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट 2S = A + B + C, राइट। तो हम इस A + B + C को 2S से रिप्लेस कर देते हैं। जो S है वो पुरानी वैल्यू है और S' है वो न्यू वैल्यू है। अब हम नया एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इस न्यू फॉर्मूला में हम S' को रिप्लेस कर देते हैं 2S से। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं हर एक ब्रैकेट से। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो बचा S - A, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया S - B, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो बचा S - C। सभी 2s को हम इकट्ठे करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। अब ये देखो बच्चों, इसमें से हम 16 को बाहर ले लेते हैं, √16 को बाहर ले लेते हैं और अंदर हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाता है। √16 होता है 4, और ये सारा एक्सप्रेशन बच्चों ये कौन सा है, ये हमारा है पुराना एरिया, राइट, ये वाला। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं A से। तो हमें क्या मिला, A', दिस इज न्यू एरिया, A' = 4 × A। A इज द ओरिजिनल एरिया। तो जो नया एरिया है वो ओरिजिनल एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल एंड द गिवन ट्रायंगल। तो हमें रेशियो फाइंड करने हैं न्यू ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ट्रायंगल। तो A' जो है वो 4A है,
दोनों कैंसिल हो गए और हमें क्या मिलता है 4:1। फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक डोम है इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर इन अ बिल्डिंग। इसकी अंदर से वाइट वॉशिंग कराई गई है एट द कॉस्ट ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर, और जो टोटल कॉस्ट आई है वो ये आई है। तो यहाँ अगर हम टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा जहाँ वाइट वॉशिंग हुई है, और वाइट वॉशिंग कहाँ हुई है, इनसाइड द डोम। क्योंकि हेमिस्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πr²। ये जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो इसको डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट के लिए आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है 2/3πr³, राइट। बट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 2π नीचे आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आपको मिलेगी 4.45, और इस r को आप वॉल्यूम फॉर्मूला में पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये वेरीफाई करना है लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते तो हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन सभी स्क्वायर्स को एक्सपेंड करने के बाद उनको सिंप्लीफाई करना है, और फिर ये जो बाहर टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सब कुछ करने के बाद आपको जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन मिलेगा वो सेम होगा जो लेफ्ट साइड वाला है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है, तो आई होप कि एवरीबडी कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें a और b की वैल्यूज दी हैं एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a² प्लस b²। अब बहुत से बच्चे इसको कैसे सॉल्व करने का सोच रहे होंगे कि पहले आप a² निकालो, मतलब इस सभी का स्क्वायर करो और b का भी स्क्वायर करो और फिर उन दोनों को ऐड कर दो। ऐसा आप कर सकते हो एंड यू मे गेट द राइट आंसर, बट ये बहुत ही लंबा तरीका होगा। दिस वे वुड बी वेरी लॉन्ग। तो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, ये जो फ्रैक्शंस होते हैं या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स होते हैं ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ये हमारा काम थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको रैशनलाइज करके इन्हीं को ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले a को रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये एक सिंपल फॉर्म में मिल जाए और ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो इसको रैशनलाइज कर लिया हमने ऐसे। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ अप्लाई कर देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, a² माइनस b², राइट। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिला, 7 प्लस 4√3 ओवर 7² इज 49 माइनस इससे क्या मिलेगा, ये देखो स्क्वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4² इंटू √3²। 4² हो गया 16 और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 16 टाइम्स 3 इज 48। तो यहाँ पर 49 माइनस 48 1, तो डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाता है और हमें मिलता है 7 प्लस 4√3। इसी तरह से आपने b का भी जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म कर लेना है और रैशनलाइज करके। तो इसको भी जब आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट b इक्वल 7 माइनस 4√3। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास सिंपल टर्म्स मिल गई हैं a की भी और b की भी। इसके बाद आप a² अलग से फाइंड कर सकते हैं एंड b² अलग से फाइंड करके उन दोनों को ऐड कर देंगे। बट यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी वुड बी अ बेटर वे, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है इसका a³ प्लस b³ वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे इसी वे से, राइट। तो a प्लस b हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, बट a b हमारे पास नहीं है तो a b भी फाइंड कर लेते हैं हम पहले। a इंटू बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, और ये हमें फिर से क्या मिलेगा 49 माइनस 48 1। तो ए बी की वैल्यू आ गई 1। ए प्लस बी हमें क्या मिल जाता है 14। अब हमारे पास ए प्लस बी की भी वैल्यू है और ए बी की भी वैल्यू है, हम इन सब वैल्यूज को इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे और हमें आंसर क्या मिला, a² प्लस b² इक्वल्स 194। इसी तरह से हम यही मेथड यूज करके a³ प्लस b³ की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, अब a प्लस बी हमारे पास है ऑलरेडी 14 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू ए बी इज 1 और a प्लस बी हमारे पास 14 है ऑलरेडी। 14 क्यूब इज 2744 इक्वल्स टू, so this will be the answer for second part।
तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने ए और बी को रैशनलाइज करके इनके डिनोमिनेटर्स खत्म कर लिए, राइट। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज ऐसे सिंपल आ गई। देन हम ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके हमें मिलता है 14। ए एंड बी भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 1। उसके बाद हम इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड कर लेते हैं, उस आइडेंटिटी में हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं एंड गेट द आंसर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन एन इजी वे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन ई। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर का कंट्रोल रूम है, दैट इज गिवन एट ओरिजिन। ये उसका कंट्रोल रूम है और ये फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट बियर्स की लोकेशंस है। बियर 415, बियर 389, इन सभी बियर्स को नंबर दे दिए गए हैं, राइट। और ये जो फॉरेस्ट के बीच में उनकी लोकेशन को ईजिली फाइंड आउट करने के लिए ये रोड्स बना दी गई हैं ऐसे। एक्स एक्सिस को उन्होंने रोड एक्स बोला है और वाई एक्सिस को रोड वाई। तो कंट्रोल रूम से ये दो रोड्स निकल रही हैं, रोड एक्स एंड रोड वाई। एंड इट सेज कि 1 यूनिट ऑन द ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। तो विच बियर इज नियरेस्ट टू अ पेव्ड रोड। यहाँ पर कौन से बियर हैं जो रोड के पास में है, बिल्कुल। ये बियर 415 है, ये रोड एक्स के क्लोज है, और ये जो बियर 467 ये रोड वाई के क्लोज है। तो आपने देखना है इन दोनों में से सबसे नज़दीक कौन सा है रोड के। तो यहाँ से अगर हम देखें ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 3 किलोमीटर्स का, 3 बॉक्सेस है ना, तो 3 किलोमीटर्स हो गए। और यहाँ से ये देखते हैं तो दिस इज 2 किलोमीटर। सो विच बियर इज नियरेस्ट टू द पेव्ड रोड, बियर 415। हाउ फार इज बियर 4 to 5 फ्रॉम रोड एक्स। बियर 4 to 5 ये रहा, ये रोड एक्स से कितनी दूर है। रोड एक्स हमारी ये रही, ये रोड एक्स है और इससे हमें 4 to 5 का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये काउंट कर लेते हैं हम। यहाँ तक हो गया 10, फिर 11, 12, 13। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 13 यूनिट्स मतलब 13 किलोमीटर। नेक्स्ट, अ टाइगर इज एट 11:4। हाउ फार इट इज फ्रॉम द नियरेस्ट बियर। एक टाइगर है 11:4 पे, 11 ये रहा, 4 ये रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, 11 and 4। तो ये रहा टाइगर। एंड हाउ फार इट इज फ्रॉम द नियरेस्ट बियर, ये सबसे नजदीक किसके है, बियर 389 के। और इससे कितनी दूर है, सिर्फ 2 किलोमीटर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 2 बॉक्सेस ना, 2 यूनिट्स। So this is 2 kilometer. Next, bear 467 has been injured. The forest rescue team start from the control room and decide to use the paved road as much as possible. So which road should they take? Bear number 467 को उन्होंने ढूंढना है, तो कौन सी रोड लेनी चाहिए। ये रहा कंट्रोल रूम, राइट। तो इस कंट्रोल रूम से ये लोग निकलेंगे तो कौन सी रोड लेंगे, ये वाली रोड वाई। तो यही रोड जो है वो इस इंजर्ड बियर के क्लोजेस्ट है, तो they should take road Y. So this completes all the parts of this question. Moving on to the next question, ये भी बहुत ही easy है। तो यहाँ हमें 3 शॉप्स दी गई हैं, P, Q, R, ये तीनों शॉप्स की लोकेशन है। डिस्टेंस बिटवीन P and Q is 8 and डिस्टेंस बिटवीन Q and R is 10। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 10, बिटवीन P and R is 6। उसने पूछा है कंसिडरिंग O as द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो बच्चों, जो क्यू आर लाइन है ये सेंटर में से पास कर रही है, तो ये क्या होगी, डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। और ये टोटल कितनी है, 10। तो इसका जो हाफ होगा दैट विल बी द रेडियस। तो 5 ये और 5 ये वाली साइड, तो रेडियस कितना है, 5। फाइंड एंगल क्यू पी आर, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बच्चों देखो कि ये जो ट्रायंगल है दैट इज इन द सेमी सर्कल, राइट। And any triangle in the semicircle is always a right triangle. तो ये एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR का हमें एरिया फाइंड करना है। हमारे पास तीनों साइड्स हैं 8, 6 and 10। और जब हमें ट्रायंगल की साइड्स पता होती हैं तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेरेंस फॉर्मूला। तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की दैट इज ऑलवेज द डायमीटर। डायमीटर इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर हम लिख देंगे कितना है,
10। ओके बच्चों, आपने देखा कि एग्जाम पेपर इतना मुश्किल नहीं था, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चंस इजी थे। तो अपना सारा सिलेबस एक बार खत्म करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप इन सभी एग्जाम पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड अ लिंक वेयर यू कैन सी ऑल द पास्ट एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस देम। और जल्दी ही मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें हम सभी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। We'll cover all the important MCQs of all the chapters. So next video is going to be very important. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें and don't forget to press the bell icon button so that कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उसकी टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। And wish you all the very best for your exams. Bye bye. Take care.